हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12 फरवरी 2025 की कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहना। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और प्ले स्टोर से एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन कौन सी घटनाएं हैं आज की महत्वपूर्ण जो आपके लिए काफी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और सभी कैंडिडेट से मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कमेंट जरूर किया करें। जो सबसे लास्ट में आपसे डेली एक क्वेश्चन पूछा जाता है उनका कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि आपका एक एक कमेंट एक एक लाइक हमें काफी मोटिवेट करता है। ठीक है, सॉरी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 16 से 28 फरवरी के बीच 3 दिवसीय इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है बेटा, बर्ड फेस्टिवल कौन सा बर्ड फेस्टिवल और कौन सा इंटरनेशनल लेवल का बर्ड फेस्टिवल इसका आयोजन किया जा रहा है, कहाँ पे किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। तो भारत के अंदर ही किया जा रहा है। और आजकल आपको पता है हमारा कुंभ महाकुंभ कहाँ पे चल रहा है, भारत में प्रयागराज में चल रहा है, इलाहाबाद में चल रहा है। तो वहां पे इसका आयोजन किया जा रहा है प्रयागराज के अंदर। अब ये 3 दिवसीय इसलिए किया जा रहा है कि बर्ड फेस्टिवल का आयोजन इसलिए किया जा रहा है, जितने भी पक्षी है जो दुर्लभ श्रेणी की जाति में आते हैं या दुर्लभ श्रेणी में आते हैं, मतलब रेड डेटा लिस्ट में आते हैं, लुप्त होने के कगार में है, इसलिए उनको पर्यावरण संरक्षण और उन पक्षियों के संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। मतलब जितने भी जिस प्रकार के दुर्लभ जाति वाले पक्षी हैं उनको बचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बहुत सारे लोगों ने वहां पे भाग लिया। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखें। महाकुंभ 2025 में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता, मतलब इन्वायरमेंट कन्वर्जेशन और बायोडाइवर्सिटी के बढ़ावा देने के लिए 16 से 18 फरवरी के बीच 3 दिवसीय इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दुर्लभ प्रजातियां हैं, मतलब जो उनके संरक्षण करना, उनके प्रति जागरूकता बढ़ावा करना, जो पक्षियों की प्रजातियां जो दुर्लभ हुआ है श्रेणी में है, जो लुप्त हो रही है, उनको बचाना, उनका संरक्षण करना, उनके प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। जिसके अंदर इसमें कौन सी है, इंडियन स्कीमर है, फ्लेमिंगो है, साइबेरियन क्रेन है, जैसी दुर्लभ प्रजातियां भी शामिल है। जो मतलब साइबेरियन क्रेन हो गया, फ्लेमिंगो हो गया, इंडियन स्कीमर हो गया, इन लोगों को बचाने का इन पक्षियों को बचाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया है। कौशल भारत कार्यक्रम का प्रीव्यय वर्ष 2022-23 से 2025 तक कितना हो गया है। तो प्रीव्यय की बात करें या मतलब सरकार इस पे कितना खर्च करेगी, कितना व्यय करने वाली है, तो 2022-23 से लेके 2025-26 के बीच में सरकार ने कितना कर दिया है। ठीक है, तो ये लगभग सरकार ने 8,800 करोड़ कर दिए। मतलब जो कौशल या स्किल डेवलपमेंट वाले सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें सरकार अब की बार 8,800 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम के 2026 के तहत जारी रखने और उसके पुनर्गठन को मंजूरी देने के लिए इस योजना का कुल प्रीव्यय 8,800 करोड़ रुपए है, जो कि 22-23 से 25-26 तक लागू होगा। मतलब 2022 से लेके 2026 तक जितना भी व्यय करेगी सरकार कौशल कार्यक्रम के लिए, कौशल विकास कार्यक्रम के लिए, वो 8,800 करोड़ होने वाली है। इसमें कौन कौन सी स्कीम है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना होगी, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना होगी और जन शिक्षण संस्थान योजना होगी। इस तरह की जो योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है, इन योजनाओं को इसके अंदर शामिल किया गया है। सॉरी, तबीयत थोड़ी सी क्या ज्यादा खराब है, खांसी सही हो नहीं रही, बट फिर भी क्या अपन आराम आराम से पूरी क्लास को डिस्कस करेंगे। दबोटा हरित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की जा रही है। सबसे पहले मैं बात करूंगी दबोटा कहां पे है बेटा, कौन सा दबोटा हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनने जा रहा है, कहां पे बनने जा रहा है भारत के अंदर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। कहां पे बेटा, हिमाचल प्रदेश में। कहां पे, हिमाचल प्रदेश में।
हाइड्रोजन संयंत्र मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना हो रही दबोटा, जो कि कहाँ पे है, हिमाचल। कहाँ पे बेटा, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश में बन रहा है। और कौन कौन इसका सहयोग कर रहा है, तो हिमाचल सरकार है, जो हिमाचल की पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वहां की, हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार। और प्लस में कौन है इसके साथ सहयोग करने वाला, इसके साथ कौन है, किसके सहयोग से बन रहा है, ऑल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से बन रहा है, ऑल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ऑल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से बन रहा है, ठीक है। ये उत्तर भारत का पहला है। इसकी क्षमता की बात करें तो उत्तर भारत का पहला 1 मेगावाट का है। कितना, 1 मेगावाट का उत्तर भारत का पहला ये संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। उत्तर भारत का 1 मेगावाट इसकी क्षमता रहने वाली है। दूसरी बात करें तो कौन सहायता कर रहा है, ऑल इंडिया लिमिटेड इसकी सहायता कर रही है, बस हिमाचल प्रदेश सरकार है वो, वहां की कॉर्पोरेशन पावर लिमिटेड है वो इसकी सहायता कर रही है। 1 मेगावाट इसकी क्षमता है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिला है वहां पे, वहां के दबोटा में उत्तर भारत का पहला 1 मेगावाट का, उत्तर भारत का है क्या, पहला है 1 मेगावाट का हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी है, जो कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो HPCL है, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, और ऑल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से 9.04 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। यह राज्य मार्च 2026 भारत का पहला ग्रीन ऊर्जा राज्य बनने पर कार्य करेगा। 2026 तक, मतलब मार्च 2026 तक इनका लक्ष्य है कि हम भारत का पहला ग्रीन ऊर्जा राज्य हो जाए और हमारा ये संयंत्र चालू हो जाए। तो 9.0 करोड़ रुपए इसकी लागत आने वाली है। हिमाचल प्रदेश सरकार और ऑल इंडिया लिमिटेड इस पे मिलकर कार्य करेगी। और उत्तर भारत का पहला है 1 मेगावाट की क्षमता वाला, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट की बात करें, हेनले ये क्या है, हेनले पासपोर्ट कौन जारी करता है बेटा, ये सिंगापुर जारी करता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। इस पे फर्स्ट स्थान पे कौन रहा है, फर्स्ट स्थान पे कौन रहा है, इस पे फर्स्ट स्थान पे कौन है, सिंगापुर है। कौन है, सिंगापुर इसका फर्स्ट स्थान में। सेकंड स्थान की बात करें, सेकंड स्थान की बात करें तो क्या है, दक्षिण कोरिया क्या है, इसका सेकंड स्थान है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया कौन से नंबर पे है, 85वें नंबर पे क्या है, हमारा भारत है। इसका मतलब ये है कि आप कितने देश में, मतलब इन्होंने एक लिस्ट जारी की है वर्ल्ड के कि आप कितने देश में बिना वीजा, मतलब ओनली पासपोर्ट पे, आपको वीजे की जरूरत नहीं है, कितने देशों में आप बिना वीजा के ट्रेवल कर सकते हो। तो सिंगापुर इस पे क्या है, 1 नंबर पे। भारत के लोग 57 देशों में बिना वीजा के 57 देशों में बिना वीजा के भारत के लोग यात्रा कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, वहां जा सकते हैं। ओनली आपके पास भारत का पासपोर्ट है होना चाहिए। तो भारत के नंबर 85 है। 1 नंबर पे कौन है, सिंगापुर है। 2 नंबर पे कौन है बेटा, साउथ कोरिया। ये भी आपको याद रखना है। अब सिंगापुर कितने देशों में जा सकते हैं, सिंगापुर के लोग हैं वो कितने देशों में जा सकते हैं, तो सॉरी, इन्होंने 199 देशों की लिस्ट जारी की है। कितने, 199 देशों की लिस्ट जारी की है। उसमें से 193 देशों में सिंगापुर के लोग वीजा फ्री सुविधा के साथ जा सकते हैं, मतलब आपको वीजा नहीं चाहिए, वीजा फ्री सुविधा 193 देशों में जा सकते हैं, 199 देशों में। और साउथ कोरिया है वो 190 देशों में वहां के लोग ट्रेवल कर सकते हैं बिना वीजा के, मतलब आपके पास उनका पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हर साल रैंकिंग जारी होती है। भारत का आपको याद रखना है 85वां नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5, अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदल के क्या रख दिया। अब गल्फ ऑफ मेक्सिको या मेक्सिको की खाड़ी थी, ठीक है, इसका नाम भी चेंज कर दिया। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये पद अपना कार्यभार संभाला है अमेरिका का, तो उन्होंने काफी ताबड़तोड़ फैसले लिए अलग अलग तरीके। तो इन्होंने बोला कि मेक्सिको की खाड़ी है, उसका नाम मेक्सिको खाड़ी नहीं रहेगा, अब वो अमेरिका की खाड़ी उसका नाम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, गल्फ ऑफ अमेरिका डे। क्या हो जाएगा, गल्फ ऑफ अमेरिका डे इसका नाम हो जाएगा। मतलब इस पे अधिकार अब अमेरिका का होगा, ये अमेरिका के अंडर ही आने वाली, तो उसका भी नाम इन्होंने चेंज कर दिया। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा, सॉरी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 फरवरी को गल्फ ऑफ मेक्सिको
का नाम बदल के क्या कर दिया, गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया। गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम करके क्या कर दिया, गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया। और इसे गल्फ ऑफ अमेरिका डे घोषित किया। इसको क्या घोषित किया, गल्फ ऑफ अमेरिका डे इसको क्या घोषित कर दिया है। ये एक इन्होंने मतलब जैसे इन्होंने शपथ ली और उन्होंने काफी वादे किए थे कि मैं टैक्स कम कर दूंगा, जो जितने भी इमिग्रेंट्स आए हुए हैं बाहर से, अवैध लोग रह रहे हैं हमारे देश में, उनको निकाल दूंगा, काम कर भी रहे हैं। जो सरकारी कुछ डिपार्टमेंट है जहाँ लोग ऐसे सैलरियां ले रहे हैं उनको भी निकाल दूंगा। मतलब उनके कुछ वादे थे तो वो उन वादों पे अपना पूरा कर रहे हैं और अपने लोगों को खुश करने के लिए ये सारे कार्य कर रहे हैं, जो कि हर सरकार करती है। ठीक है। अभी हाल ही में लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो आपको पता है बेटा लेबनान के प्रधानमंत्री कौन बने। लेबनान में लगभग 2 साल से क्या है, उथल पुथल चल रही थी, राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी, और वहां के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, प्रधानमंत्री कौन बने हैं वहां के, उनकी बात करें तो बटे बेटा नवाब सलाम क्या है वहां के प्रधानमंत्री बने। क्योंकि वहां पे जैसे लेबनान, हमास, गाजा, इजराइल, ईरान, इनका सबका क्या है कि युद्ध विराम चल रहा है, संघर्ष विराम इनका चल रहा है। ठीक है, युद्ध चल रहा है इनके बीच में, तो काफी वहां राजनीतिक उथल पुथल चल रही है। इसको देखते हुए अब वहां थोड़ा स्थिति नॉर्मल हुई है। तो लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने लिया है, नवाब सलाम ने। नवाब सलाम ने किसने बेटा, नवाब सलाम ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। लेबनान के 2 साल के राजनीतिक गतिरोध के बाद प्रधानमंत्री नवाब सलाम के नेतृत्व में नई सरकार बनी है। 2 साल के बाद ये नई सरकार बनी है। और राष्ट्रपति कौन है वहां के, जोसेफ ओन ने 8 फरवरी 2025 को सरकार को गठन मतलब सरकार को आदेश दे दिया कि आप गठन कर सकते हो, आप अपनी सरकार बना सकते हो। वहां के राष्ट्रपति ने ये आदेश दे दिया है। और कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाकत का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया। वहां पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, नजीब मिकाकत थे, इनका भी इस्तीफा हो गया है। और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पूरे न्यायाधीश भी रह चुके हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल जुडिशरी है हमारी, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसके जो अध्यक्ष भी रह चुके हैं बेटा, ये कौन, नवाब सलाम, जो कि नीदरलैंड हेग के अंदर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। आपको ये भी याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे, नीदरलैंड हेग के अंदर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और उसके अध्यक्ष भी रह चुके। अब क्या इन्होंने लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, ये भी आपको पता होना चाहिए। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस की बात करें, या जो दाल होती है हमारी, उनका दिवस कब आता है, दलहन, क्योंकि हर एक चीज का आता है उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। अब दलहन दिवस आने का क्या उद्देश्य और हर साल क्यों मनाया जाता है, तो ये हर साल क्या है बेटा, 10 फरवरी को मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है, जो दालें हैं, जो हमारी दालें हैं, जो पौष्टिक तत्व है दालों में काफी सारा होता है, तो इनके बारे में आपको लोगों को जागरूक करने के लिए, इनके बारे में कि दालें की फसल करनी चाहिए, दलहन की फसल करो, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है जैसे, या मिट्टी का गुणवत्ता की आपको पता होना चाहिए। जब आप दलहन की फसलें करते हो, दलहन की गुणवत्ता का पता होना चाहिए। इन सब चीजों को आपके को जागरूक करने के लिए हर साल 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। विश्व दलहन दिवस हर साल 10 फरवरी को दलहन के सत्व और पोषक खाद्य स्रोत के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दलहन के पोषण, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय लाभ पर जोर देने के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित यह दिवस भूख उन्मूलन और मानव स्वास्थ्य सुधार और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में दलहन की क्या भूमिका है, क्योंकि आपको पता है ज्यादातर क्या सरकार द्वारा दालें और गेहूं जैसे चावल, इन चीजों को जो गरीब लोग हैं उनको राशन के रूप में दिया जाता था। तो इन्होंने क्या लिखा है कि भूख उन्मूलन, मतलब विश्व के अंदर जो भूखमरी है उसको कैसे कम किया जाए, जो मानव के स्वास्थ्य सुधार कैसा हो, और मिट्टी की उर्वरता कैसे बढ़नी चाहिए अगर आप दलहन की फसल करते हो। तो इसलिए हर साल 10 फरवरी को दलहन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सरजम किसने लॉन्च किया। तो सरजम बेटा किसने लॉन्च किया है, सरजम की बात करें तो जो हमारे केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, कौन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री, इन्होंने क्या बेटा सरजम लॉन्च किया। अब सरजम है क्या, जो बायोमेडिकल है, आपका जो मेडिकल है उसके अंदर जो बायोमेडिकल अपशिष्ट निकलता है, जो कचरा निकलता है, उसका उपचार करना है, मतलब उसको
रिसाइकिल करना है, उसका यूज करना, उसको अपशिष्ट को मतलब किस तरह आपको डिकम्पोज करना है, इन सब चीजों को मतलब अपशिष्ट को नियंत्रण करने के लिए जो बायोमेडिकल अपशिष्ट है उसको उपचार से नियंत्रण करने के लिए एक सरजम लॉन्च किया गया। क्या बेटा? सरजम लॉन्च किया। और किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो हमारे केंद्रीय मंत्री है। और किसकी सहायता से इसको डेवलप किया गया? तो NIIST द्वारा और CSIR द्वारा। किस बेटा? CSIR प्लस NIIST द्वारा, NIIST और CSIR द्वारा के सहयोग से ये सरजम विकसित किया गया है। इसका मतलब क्या है? ये कहाँ पे हुआ है? मतलब ये हुआ है दिल्ली के अंदर, दिल्ली एम्स में इसको क्या लॉन्च किया है? दिल्ली एम्स में इसको लॉन्च किया गया। जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट संयंत्र को कहां पे स्थापित किया है? तो इसका कहां उद्घाटन किया? दिल्ली एम्स के अंदर उद्घाटन किया। आपको यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहला बायोमेडिकल उपचार संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? तो दिल्ली एम्स के अंदर ये स्थापित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ पहल का आयोजन किसने किया? डोनेट ऑर्गन का मतलब क्या होता है? कि डोनेट का मतलब होता है दान करना, ऑर्गन मतलब होते हैं हमारे शरीर के या बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं। कुछ लोग क्या है, मृत्यु के बाद मतलब उनकी डेथ होने के बाद अपनी आंख है या जो भी कुछ बॉडी के पार्ट्स है, किडनी वगैरह, वो क्या डोनेट करके जाते हैं। डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ, मतलब ये किसने लॉन्च किया है? तो अभी ये जो ICC है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग है, जिसके अध्यक्ष जयशाह जी है। तो अभी भारत का एक मैच होने वाला है, उस मैच के टाइम उन्होंने एक निर्णय लिया है कि हम एक इस मुहिम चलाएंगे, एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ में। लोगों को प्रेरित करेंगे, अगर आप डोनेट करते हो अपने ऑर्गन तो किसी दूसरे की लाइफ है जिसको जरूरत है अगर आपके ऑर्गन की, आपके अंग की, तो उसकी लाइफ भी बच सकती है और उसके काम आ सकते हैं। मान लो आपकी डेथ होगी और आपने फॉर्म भर दिया कि मुझे मेरी आंखें मरने के बाद डोनेट करनी है, किडनी डोनेट करनी है। तो मान लो किसी व्यक्ति की आंखें नहीं, अगर आपकी आंख उसके काम आ सकती है, आपकी किडनी उसके काम आ सकती है, तो उसके लिए काफी अच्छी बात है। तो बहुत सारे लोग डोनेट करते हैं अपने ऑर्गन। तो किसने शुरू किया इसका आयोजन? किसने किया? ICC ने किया। किसने बेटा? ICC। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। तो 12 फरवरी 2025 को अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे का दौरा है। ठीक है, 12 फरवरी को आज ही के दिन भारत और इंग्लैंड का तीसरा वनडे है, जिसमें डोनेट ICC ने क्या? डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ, डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ के पहल एक आयोजन करने जा रही है, जिसे ICC के अध्यक्ष पुणे जयशाह जी ने इसकी घोषणा की है। और लोगों को प्रेरित करेंगे कि एकजुट होने में मदद करें, लोगों को प्रेरित करेंगे कि आप एकजुट हो, वो एकजुट होने की क्या करो? मदद करो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, टोक्यो ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सॉरी टोक्यो नहीं, सॉरी, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स का। तो आपको पता है ओलंपिक ई स्पोर्ट्स की बात की जा रही है। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स अब की बार 2027 की मेजबानी करने के लिए कौन सा देश राजी हुआ है? कौन सा देश चाहता है कि ओलंपिक ई स्पोर्ट्स, चाहे ओलंपिक हो या पैरा ओलंपिक हो, 2027 का हम ही आयोजन करें? इसके कौन सा देश बोल रहा है? तो बेटा ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स दोनों के लिए बोल रहा है। तो वो कौन सा देश है? वो है तो कहां पे आयोजन किया जाएगा? दोनों का, इन दोनों का आयोजन कहां पे किया जाएगा? रियाद में। कहां पे बेटा? रियाद में इसका, सऊदी अरब जैसे रियाद में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन बी सी हमारा राइट आंसर वन है। ऑप्शन सी मतलब रियाद सऊदी अरब में इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पे? सऊदी में। कहा? सऊदी अरब में इसका आयोजन होगा। ठीक है, 2027 ओलंपिक ई स्पोर्ट्स और ओलंपिक पैरा ई स्पोर्ट्स 2027 का आयोजन कौन करने वाला है? रियाद सऊदी अरब में इसका आयोजन करने वाली है। तो पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 में रियाद सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है जिसने मंजूरी दे दी है। उनके साथ 12 साल का समझौता साइन हुआ है। कितने? 12 साल का समझौता साइन हुआ है। सऊदी अरब को मंजूरी दे दी है। किसने? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने मंजूरी दे दी है, जो कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों की साझेदारी करेगा। जो कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक जो दोनों होंगे ई स्पोर्ट्स 2027 वाले, उन दोनों में क्या ये आयोजन करने वाला है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो ऑपरेशन डेविल हंट की मैं बात करूं, इसका मतलब क्या है? ऑपरेशन डेविल हंट, जैसे कि आपको पता है हमारा जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश कौन सा बेटा? बांग्लादेश। ठीक है,
बांग्लादेश। वहां क्या है, काफी राजनीतिक उथल पुथल चल रहे हैं। वहां की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको अपना देश छोड़ना पड़ गया और उनकी जितनी भी जो पार्टी है, ठीक है, उनकी पार्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके घर पे कब्जा कर लिया, वहां की पार्लियामेंट पे लोगों ने कब्जा कर लिया, उनके जो फादर का जो घर था उसको तोड़ दिया, उनके फादर की जो स्टैचू थी जिन्होंने देश को आजाद कराने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसको हटा दी स्टैचू को, जगह जगह से उनकी मूर्तियां तोड़ी गई है, संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। तो ऑपरेशन डेविल हंट जो शुरू किया गया वो बांग्लादेश में किया, क्योंकि वहां की जो अब जो सरकार है या वहां की अपन बोल सकते हैं जो सैन्य शासन है, वो क्या है, जो उपद्रवी लोग हैं या फिर जैसे बात करें जो लोग हैं जो वहां तोड़ फोड़ कर रहे हैं या फिर उपद्रव मचा रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं सरकार का, या रैलियां निकाल रहे हैं, किसी भी तरह का मतलब जो ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं और उनको लगता है कि ये सही नहीं है देश के लिए, एक तरह से गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उन लोगों को पकड़ पकड़ के क्या जेल में डाला जा रहा है या उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो ऑपरेशन डेविल हंट किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? बांग्लादेश के द्वारा। किसके द्वारा? बांग्लादेश द्वारा शुरू किया। इसकी राजधानी क्या है? ढाका है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? ढाका। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। हाल ही में बांग्लादेश में ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में बढ़ती हिंसा और अशांति को नियंत्रण करना है। देश के अंदर जितनी भी हिंसा और अशांति बढ़ रही है उसको नियंत्रण करने के लिए वहां के सुरक्षा बलों ने लगभग 1300 लोगों को ज्यादा से गिरफ्तार कर लिया है, और जो कि अवामी लीग पार्टी है उसके सहयोगी संगठन के सदस्य भी इसमें शामिल है। मतलब वहां की जो सुरक्षा बल है 13 से ज्यादा लोगों को वहां पे गिरफ्तार करके उनको डाला जा रहा है जेलों के अंदर, और जो जो कि अशांति और अशांति कर रहे हैं, जो कि हिंसा कर रहे हैं, उन लोगों पे कार्रवाई की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता ग्राम योजना शुरू की है? कौन सी बेटा? विकासिता विकासिता ग्राम विकासिता ग्राम योजना। विकासिता ग्राम योजना का मतलब क्या है? विकासिता ग्राम योजना कौन से राज्य ने शुरू की है? तो उस राज्य की बात करते हैं। ये राज्य कौन सा बेटा? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने ये शुरू किया। अब क्यों की है कि उड़ीसा सरकार चाह रही है कि हमारे जो गांव है राज्य की उनको मतलब डेवलप किया जाए, उनको विकसित किया जाए, उन पे मतलब विश्व लेवल की सुविधाएं, मतलब एक तरह की वर्ल्ड लेवल की सुविधाएं वहां प्रोवाइड की जाए। जो गांव है वहां की अच्छी फैसिलिटी हो, अच्छा स्कूल हो, अच्छा हॉस्पिटल हो, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन हो, बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था हो, सीवरेज की व्यवस्था हो, या जितनी भी अच्छी लेवल की एक वर्ल्ड क्लास व्यवस्था हो, उसके अकॉर्डिंग गांवों को डेवलप किया जाए, जिससे गांवों की संस्कृति परंपरा, गांव में उद्योग है, कल्चर है की बात करें, या बिजनेस की बात करें, या पर्यटन की बात करें, वो सब चीजें वहां पे बढ़नी चाहिए। तो वहां के गांवों को क्या है, अब उड़ीसा की सरकार है विकसित ग्राम योजना के तहत क्या करेगी? डेवलप करेगी। क्या करेगी? विकसिता ग्राम योजना के तहत क्या करेगी? डेवलप। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो उड़ीसा राज्य सरकार ने हाल ही में ग्रामीण विकास के लिए विकसिता गांव या विकसिता ओडिशा योजना शुरू की है। कौन से? विकसिता गांव और विकसिता ओडिशा योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना है, वहां का बुनियादी ढांचा है उसको क्या मजबूत करना है, उसमें सुधार करना है। बुनियादी ढांचे में क्या आता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, हमारा हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीजें आती है। और इस योजना के तहत इन्होंने 53,885 गांव चूज किए हैं। उड़ीसा के कितने गांव चूज किए? 53,885 गांवों को इस योजना में शामिल किए। उनको विश्व स्तर की क्या है? सुविधा प्रदान करेंगे, किस लेवल की? वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो वहां के जो मुख्यमंत्री द्वारा ये घोषणा या योजना लागू की गई है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की बात करूं या कृमि क्या होता है? राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस ये क्या है? क्या है इसका मतलब? जो छोटे बच्चे होते हैं, जो स्कूल जाते हैं, जो आंगनवाड़ी जाते हैं, जो कि कृमि के शिकार होते हैं, या संक्रमण की बात करें, छोटी छोटी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, या कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, तो उन लोगों की स्वास्थ्य देखभाल करने के लिए उनको टाइम टू टाइम जैसे इंजेक्शन है, या विटामिन है, या पोषक तत्व है, या ये सब तरह की जो खाद्य पदार्थ है पोषण के जो सरकार द्वारा दिए जाते हैं, वो उनको प्रोवाइड किया जाए और कृमि से उनको मुक्ति दिलाई जाए। मतलब उनके स्वास्थ्य, उनकी देखभाल, उनके जांच के प्रति क्या एक सरकार ने कदम उठाया, उनके स्वास्थ्य के प्रति ये कार्यक्रम शुरू किया। तो हर साल ये 10 फरवरी को क्या है? राष्ट्रीय कृमि दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है, कि जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या कृमि से मुक्त किया जाए और उस तरह की उनके लिए कार्य किया जाए। तो हाल ही में भारत में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, नेशनल डी वार्मिंग डे
जो कि 10 फरवरी 2025 को मनाया गया है। यहाँ जो कार्यक्रम बच्चों और किशोरों में आंतों में कृमि संक्रमण होता है, जो उनका शरीर है, जो आंत है, उनमें जितना भी जो भी कृमि संक्रमण होता है उसको समाप्त करना है। और इसमें 1 साल से 19 वर्ष के बच्चे आते हैं। कितने? 1 साल से 19 वर्ष के बच्चे आते हैं। और जिसमें ये जो लक्षित किया गया है, लेकिन 10.36 करोड़ बच्चों को निःशुल्क कृमिनाशक दवा दी जाए। कितनी? सरकार ने कितना लक्ष्य रखा है? वहां सरकार ने 10.36 करोड़ बच्चों को कृमिनाशक दवा दी जाएगी, उनको कृमि से मुक्त किया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस बैंक ने अमिताभ बच्चन को डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो कौन सा बैंक है जिसने अमिताभ बच्चन को डिजिटल अवतार लॉन्च किया? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने क्या है बेटा? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने क्या है? अमिताभ बच्चन को क्या है? अमिताभ बच्चन को क्या है? डिजिटल अवतार लॉन्च किया, मतलब डिजिटल या एआई से संबंधित क्या है इनका अवतार लॉन्च किया। तो वो कौन सा? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, इन्होंने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार है लॉन्च किया। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। तो हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन का क्या एआई मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डिजिटल अवतार लॉन्च किया, मतलब एआई से जनरेट करके उनका डिजिटल अवतार लॉन्च किया। किसने? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। इसके पहले बैंक ग्राहकों के साथ बातचीत करने और अधिक सर्विस और इमर्सिव और व्यक्तिगत बनाने के लिए ये किया है, मतलब जो बैंक के ग्राहक है उनके साथ बातचीत करने के लिए, उनकी सुविधा को सरल बनाने के लिए कार्यक्रम है शुरू किया गया है। इस डिजिटल अवतार का उद्देश्य ग्राहकों को बैंकिंग सेवा की जानकारी देना है, जैसे कि फीस है बैंकिंग की, मासिक ब्याज है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, मोबाइल बैंकिंग है, जो कि अमिताभ बच्चन की विशेष शैली में प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब इन्होंने एआई के थ्रू अमिताभ बच्चन का एक अवतार क्रिएट कर लिया। अब क्या, जितने भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, उनको अमिताभ बच्चन के अवतार के अंदर या अमिताभ बच्चन की शैली के अंदर क्या है, उनको बैंकिंग के बारे में जानकारी देना है। क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो, खाता संबंधित हो गया, ब्याज से हो गया, इंटरेस्ट रेट से संबंधित, जितनी बैंकिंग से संबंधित जानकारी आती है वो इन सबको क्या है प्रोवाइड की जाए, कौन से? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ग्राहकों को। तो इन्होंने एआई के थ्रू अमिताभ बच्चन का अवतार लॉन्च किया है। ठीक है। तो ये हमारे आज के 14 एमसीक्यू थे। अब जल्दी जल्दी हम वन लाइनर देखते हैं, फिर डेली की तरह आपको एक क्वेश्चन में रहेगा लास्ट में। ठीक है। एरो इंडिया 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो एरो इंडिया का 15वां संस्करण कहाँ बेटा? बेंगलुरु में आयोजन किया गया। हेलांका एयरफोर्स स्टेशन जो बेंगलुरु है वहां इसका आयोजन किया गया। भारत ने वर्ष 2030 में कितने गीगावाट जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने 2030 तक जीवाश्म ऊर्जा ईंधन है उसका 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा। कितना? 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन गांधीनगर में कब से कब तक किया जाएगा? तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन है जो कि गांधीनगर में हो रहा है, और कब से कब होगा? तो 11 से 17 फरवरी। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया इन्होंने। तो कब से कब होगा मैं बात करूं, ये होगा 11 से लेके 17 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। 11 से 17 फरवरी इसका आयोजन होने वाला है। पनामा के राष्ट्रपति कौन है? तो पनामा के राष्ट्रपति कौन है? जेस राउल मुलिनो। कौन है? जेस राउल मुलिनो क्या है? पनामा के राष्ट्रपति। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाली भारत की पहली और एकमात्र महिला कौन थी? तो भारत की पहली और एकमात्र महिला कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी बेटा? विजय लक्ष्मी पंडित, जो भारत की यूनाइटेड नेशन में या संयुक्त राष्ट्र महासभा में क्या अध्यक्ष रह चुके हैं। असम झूमकर महोत्सव का आयोजन इसका आयोजन कब किया जाता है? असम झूमकर महोत्सव या झूमकर महोत्सव का आयोजन कहां पे होता है? असम के अंदर। कब किया जा रहा है? 24 फरवरी को इसका आयोजन किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय अरेबियन तेंदुआ दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय अरेबियन तेंदुआ दिवस पहली बार है 2024 में मनाया गया। जो हमने कल जो क्वेश्चन डिस्कस किए, कल एमसीक्यू फॉर्मेट में थे, आज मैंने थोड़ा उनको मॉडिफाई करके वन लाइनर फॉर्म में आपके सामने दिए कि क्वेश्चन किसी भी तरह आ जाए तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश का 9वें क्रम का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, कितने क्रम का? 9वें क्रम का, और कहां पे? मध्य प्रदेश में है। भारत में उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब नोटा की शुरुआत कब हुई थी? 2013 में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद हुई थी। मतलब नोटा की शुरुआत, मतलब आप किसी को वोट नहीं देना चाहते हो, मतलब नोटा दबाना चाहते हो, तो वो कब हुई थी? 2013 में किसी के बाद शुरू हुआ था। कब? उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन
में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो नीरज कुमार ने 38वां जो राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं उत्तराखंड में, 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन में क्या है गोल्ड मेडल हासिल किया। आज के लिए आपका क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान में आज तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो बताओ कमेंट करके कि भारत में संविधान में आज तक कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। कल फिर सुबह 8 बजे मिलते हैं, क्लास को रेगुलर रहते रहे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, अपने नोट्स वगैरह बनाते रहे, क्योंकि ये जो आपकी कोई सा भी एग्जाम दो, पटवारी का दो, राजस्थान का दो, वीडियो का, कांस्टेबल का, जेल प्रेरी का, सेंट्रल लेवल के, सब जगह आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद।